मॉडर्न इंडिया की हमारी सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं मैसूर राज्य की। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, एमडी मांगे रंग। तो जो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, पहला दूसरा तीसरा, उनमें जो संधियाँ हुई थी मिलाने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसी की ट्रिक है। पहले युद्ध में एमडी से मद्रास, मांगे से दूसरे में मंगलौर और तीसरे में रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी। अब देखते हैं हैदर अली के बारे में। जन्म इसका कब हुआ था? 1722 में कोल्हापुर के बूंदी कोट में। फिर 1749 में इसने क्या किया? मैसूर राज्य की सेना में भर्ती हो गया और फिर कुछ समय बाद डिंडीगुल का फौजदार बन गया तथा डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से इसने शस्त्रागार बनवाया जब ये फौजदार था। 1759 में क्या हुआ? मैसूर का सेनापति बना। फिर एक साल बाद 1760 में क्या हुआ? मैसूर का शासक बन गया। तो जब ये शासक बन गया तो इसने राजधानी किसको बनाया? अपनी श्रीरंगपट्टनम को। ठीक है। और शासक बनने के बाद इसने किन क्षेत्रों को जीता था? मालाबार और बदनूर। आगे बढ़ते हैं। किसने 18 विभागों का निर्माण किया तथा चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर को दान दिया था? हैदर अली ने। हैदर अली के तांबे और सोने के सिक्कों पर किस देवी देवता के चित्र अंकित होते थे? शिव, पार्वती और विष्णु। सीधा साधा दैत्य किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टॉमस मुनरो ने किसे नई रीति चलाने वाली आत्मा कहा था? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के धार्मिक कार्य देख लेते हैं। तो सिक्कों पर इसने हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए थे तथा शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों को दान भी दिया था। किसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। कारण क्या था? अकाटा का नवाब मोहम्मद अली तथा हैदराबाद का निजाम, ये इन दोनों लोगों ने क्या किया? ये दोनों पहले से ही क्या कहते हैं, हैदर अली के दुश्मन थे। तो अतः अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाकर क्या किया? हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ इन्होंने एक त्रिगुट बना लिया। हैदर अली को यह बात पता चल गई तो हैदर अली ने क्या किया? मराठों को 35 लाख रुपए का लालच देके अपनी साइड कर लिया। जब अपनी साइड कर लिया तो अंग्रेज कमज़ोर हो गए। जब कमज़ोर हो गए तो उन्होंने संधि करना उचित समझा। तो फिर इसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि 1769 में। फिर होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इसका कारण क्या था? मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक। लेकिन मद्रास की संधि के अनुसार, मद्रास में भाई संधि हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि दोनों लोग, हैदर अली और अंग्रेज दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे इसमें, अगर कोई किसी के ऊपर आक्रमण करता है। तो जब मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई मदद नहीं की। तो इसका मतलब मद्रास की संधि कैंसिल हो गई। तब क्या हुआ? तब हैदर अली ने गुस्से में क्या किया? जो अंग्रेजों के क्षेत्र थे माहे और मालाबार, उस पर जाके कब्जा कर लिया। तो जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो अंग्रेजों को ये लगा कि कहीं हैदर अली जो है पूरे कर्नाटक पे कब्जा न कर ले। तो अंग्रेजों ने क्या किया? कर्नाटक की सुरक्षा के लिए कर्नल वेली को भेजा। लेकिन हैदर अली ने क्या किया? कर्नल वेली को हरा के भगा दिया। तब यहाँ पे अंग्रेज हार गए। तो इसी पे ये किसने कहा था कि इस समय अंग्रेजों का भाग्य सबसे नीचे था? अल्फ्रेड लायर। फिर ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल ही रहा था, तो बीच में 2284 तक चला था। तो 1782 में क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि जब हैदर अली की मौत हो गई तो फिर टीपू सुल्तान ने कमान संभाली युद्ध की। और टीपू सुल्तान ने जैसे ही कमान संभाली तो उसने किस चीज़ का प्रयोग किया था? कौन से हथियार का? रॉकेट का। लास्ट में फिर यहाँ पे भी संधि हुई। और कौन सी संधि थी वो? मंगलौर की संधि 1784। किस संधि के बारे में वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि मैकार्टनी कैसा आदमी है, ये तो कर्नाटक को खो देगा? मंगलौर की संधि 1784। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92 में। इसका कारण क्या था? अब इसका कारण ये था कि भाई टीपू सुल्तान ने क्या किया कि फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। और अब जब अंग्रेज़ों के बाद पता चली कि फ्रांसीसियों से इसकी दोस्ती बढ़ रही है तो कॉर्नवालिस नाराज़ हो गया। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया? कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर था। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि मराठों के साथ मिलकर जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब कर दिया तो टीपू सुल्तान इसमें हार गया। तो हारने के बाद फिर एक संधि हुई इसमें, जिसे कहते हैं कौन सी संधि?
श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। और इस संधि में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को अपना आधा साम्राज्य देना पड़ा। आधा साम्राज्य दे दिया और 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को दिए। इसी पे कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट पास किया था। क्या कहा था? हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया। अब क्या हुआ देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसका कारण क्या था? तो टीपू सुल्तान अभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध ही काम कर रहा था। उसने क्या किया? टीपू सुल्तान ने मॉरिशस में अपना दूत मंडल भेजा। और किस लिए? कि मॉरिशस में से क्या कहते हैं, मदद लेके अपनी सेना को मजबूत किया जाए। ठीक है। तो ये बात किसको? वेलेजली को पता चल गई। तो वेलेजली ने क्या किया? इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद फिर से इसको संधि करने के लिए मजबूर किया। अब संधि में क्या होता कि आधा साम्राज्य तो पहले ही दे चुका था वो। तो अब संधि फिर से मजबूर किया तो उसको लगा कि अब तो पूरा साम्राज्य चला जाएगा। तो जब पूरा साम्राज्य ही चला जाएगा तो फिर मैं जी के क्या करूँगा? लेकिन तो टीपू सुल्तान ने संधि करने से मना कर दिया और उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ठीक है। तो चारों युद्ध समाप्त हो गए। अब आता है शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के झंडे पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? शेर की। किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट। टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्यों को कहाँ पर कैद किया गया था? वेल्लौर में। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने किसे मार्क्विस की उपाधि दी थी? वेलेजली को। बेगम समरू ने कहाँ पर एक चर्च का निर्माण करवाया था? सरधना, मेरठ में। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781। क्या हुआ था इसमें? किन के बीच में हुआ था? आयरकूट और हैदर अली के बीच में। तो यहाँ पे हैदर अली हार गया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पर हराया था? पोल्लीपुर में। लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने किसने स्थापित किए थे? रणजीत सिंह ने। बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शीद कुली जफर खां। यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था? आमेर के सवाई राजा जयसिंह ने। मैसूर में श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के लिए दान किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने। अगला है पंजाब राज्य। देखते हैं पंजाब राज्य के बारे में। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, 1469 से 1539। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना साहब में। और इनके पिता का नाम क्या था? कालूलाल मेहता और माता त्रिपुता देवी। गुरु नानक देव के शिक्षक कौन थे? गोपाल जी, ब्रिजनाथ, कुतुबुद्दीन। पत्नी सुलक्षणा देवी। गुरु नानक देव की पुस्तकें कौन कौन सी थीं? जपूजी पट्टी आरती, दक्षिणी ओमकार, सिद्ध गोष्ठी, बारामासा। इन्होंने कौन सी प्रथा चलाई थी? लंगर प्रथा। और गुरु नानक देव ने अगला शिष्य किसे घोषित किया था? लहना अर्थात अंगद देव। वह सिख गुरु जो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे तथा बाबा फरीद के अनुयायी थे। गुरु नानक देव। हजरत रब्बुल मजीद। सिकंदर ने गुरु नानक देव को मक्का भेजा था। ठीक है। जहाँ पर उन्हें हजरत रब्बुल मजीद की उपाधि दी गई थी। फिर है गुरु अंगद देव, 1539 से 52 तक। ठीक है। ये खत्री जाति के थे। इन्होंने क्या किया? खादुर में अपनी गद्दी बनाई। और क्या किया था इन्होंने? लंगर प्रथा को नियमित कर दिया था तथा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। इनके बाद गुरु अमरदास, 1552 से 74। किसके समकालीन थे ये? अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी? गोविंदवाल में अपनी गद्दी बनाई और एक वहीं पे बावड़ी का निर्माण करवाया था। अच्छा, इन्होंने लंगर के लिए क्या नियम बनाए थे? इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति लंगर में भोजन किए बिना गुरु से नहीं मिल सकता है। इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए कितनी गद्दियाँ बनाई थी? 22 गद्दियाँ बनाई थी। और इसे क्या कहा जाता था गद्दियों को? मनिजी। मनुजी कहा जाता था। मनुजी गलत गलत लिख गया।
ठीक है। तो बीबी भानी कौन थी? गुरु अमरदास की पुत्री थी, पुत्र नहीं थे, गलत लिखा हुआ यहाँ पे। तो बीबी भानी गुरु अमरदास की पुत्री थी। अकबर ने क्या किया था, इन्हें कुछ भूमि दान में दी थी, और इनकी शादी किससे हुई थी? बीबी भानी की रामदास से। ठीक है। तो अगले गुरु भी कौन बनते हैं? रामदास। 1574 से 81। किसके समकालीन थे ये? अकबर के समकालीन थे। रामदास ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो होता क्या है कि अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी। उसी जमीन पे इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। फिर रामदास के उत्तराधिकारी कौन बने? अर्जुन देव। अर्जुन देव 1581 से 1606। ये किसके समकालीन थे? अकबर के। और इनकी उपाधि क्या थी? सच्चा बादशाह। गुरु अर्जुन देव ने कुछ तालाब बनवाए थे। कौन कौन से तालाब थे? रामदासपुर में अमृतसर और संतोष सर नामक तालाब बनवाया था। और गुरु अर्जुन देव ने कुछ नगरों की स्थापना भी की थी। तरन तारन, गोविंदपुर, करतारपुर नामक नगर बसाए। और नगरों के निर्माण के लिए इन्होंने कौन से कर वसूले थे? मनसद और म्यूरा नामक कर वसूला था। अच्छा, इनके द्वारा लगाए गए आध्यात्मिक कर की दर क्या थी? 1/10। और इसी आध्यात्मिक कर को क्या कहा जाता था? मनसद प्रथा। स्वर्ण मंदिर, इनके समय में स्वर्ण मंदिर का अस्तित्व कैसे आया है वो देखते हैं। तो 1581 में इसकी नींव मुस्लिम संत मियाँ मीर ने रखी थी। तो पहले क्या था ना कि ये संगमरमर से बना मंदिर था, संगमरमर से बना हुआ था, सफ़ेद संगमरमर से एकदम बना हुआ था। फिर जब रणजीत सिंह राजा बने तो रणजीत सिंह ने क्या किया कि इसके ऊपरी हिस्से पर पूरी सोने की चादर चढ़वा दी थी, परत। अभी भी देखिए तो इसका ऊपरी हिस्सा जो आधा वो गोल्डन है। ठीक है। तो तभी से ये स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। ठीक है। स्वर्ण मंदिर के अन्य नाम भी हैं, हरमिंदर साहब मंदिर, दरबार साहिब मंदिर। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। पांव पूजा गुरु की नामक प्रथा किसने चलाई थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कैसी हुई? जहांगीर ने तरन तारन में इनकी हत्या करवा दी थी। और इनकी समाधि कहाँ पे है? लाहौर में। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद, 1606 से 1645। तो इन्होंने सिखों को क्या किया? सैनिक शिक्षा दी थी। ठीक है। तथा अमृतसर की किलेबंदी करवाई और वहाँ पर अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया? हरगोविंद ने शिष्यों से धन के बदले घोड़े और शस्त्र प्राप्त किए तथा शिष्यों को मांसाहार की भी आज्ञा दे दी। हरगोविंद की मृत्यु कैसे हुई? जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष के लिए ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। बाद में फिर 1645 में जम्मू कश्मीर में इनकी मौत हो गई। इनके बाद कौन गुरु बनता है? गुरु हर राय। 1645 से 61 तक रहते हैं ये। उसके बाद गुरु हरकिशन, 1661 से 64 तक। तो इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो पूरे 10 गुरुओं में वो कौन से गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? हरकिशन। अच्छा, हरकिशन के समय में एक काम हुआ था। इनके समय में राम राय ने अपनी एक अलग गद्दी स्थापित कर ली थी। कहाँ पे? देहरादून में। फिर आते हैं गुरु तेग बहादुर, 1664 से 75 तक। इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ बनाई थी? तो ये अमृतसर से मखोवाली ले गए थे अपनी गद्दी, तेग बहादुर। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह, 1675 से 1708। तो ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने क्या किया था कि गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पटना में। और इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी। कहाँ? मखोवाली में आनंदपुर नामक नगर बसाया था। इनकी पत्नी सुंदरी और जीतू, पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। पुस्तकें: कृष्णावतार, चंदी दीवर, आत्मकथा, विचित्र नाटक। किले कौन कौन से बनवाए थे? आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़। प्रथाएं क्या कौन कौन सी चलाई थी गुरु गोविंद सिंह ने? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी तथा सिखों को केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा धारण करने की अनुमति दी थी। इन्होंने 5 लोगों से जीवन दान मांगा था। वो 5 लोग कौन कौन से थे? दयाराम, धर्मदास, मोहक चंद्र, हिम्मत भीवर और साहिब चंद्र। सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन था?
बंदा बहादुर, जम्मू कश्मीर का था ये। इसका उपनाम कौन था, क्या था? लक्ष्मण देव माधव दास। गुरु गोविंद सिंह इसे क्या कहा करते थे? गुरु बख्श सिंह। बंदा बहादुर ने किसके नाम के सिक्के चलाए थे? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों के बीच में कौन सी प्रथा शुरू हुई थी? शरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथा। दल खालसा के निर्माण जो दल खालसा का निर्माण हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? कपूर सिंह के नेतृत्व में। तो दल खालसा जब बन गया तो इसने राखी प्रथा प्रारंभ की थी। इसमें क्या होता था राखी प्रथा में? उपज का 1/5 भाग कर के रूप में लिया जाता था। सिखों की कुल कितनी मिसलें थी? 12 मिसल, जिसमें सबसे बड़ी मिसल कौन सी थी? महंगी। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? शुक्र चकिया मिसल। रणजीत सिंह 1792 से 1838। तो रणजीत सिंह के समय में जमान शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो इसके समय में क्या होता है, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर वो वापस चला गया। तो वापस जाते समय इसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी, जिन्हें निकलवा कर रणजीत सिंह ने जमान शाह को वापस भिजवा दी थी, ठीक है। तो जमान शाह काफ़ी खुश हो गया था इस चीज़ से। रणजीत सिंह ने लाहौर को कब जीता? 1799। अमृतसर को कब जीता? 1805। रणजीत सिंह के समय अंतिम तख्त खालसा का आयोजन किस लिए हुआ था? जसवंत राव होलकर को शरण देने के मामले में, क्योंकि जनरल लेक ने इसके लिए मना किया था रणजीत सिंह से, ठीक है। जनरल लेक के साथ संधि कब हुई थी रणजीत सिंह की? 1806 में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और आक्टर लोनी के बीच। इसमें अंग्रेजों की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? मेटकाफ। शर्त क्या थी अमृतसर संधि की? कि सतलज नदी को दोनों लोग सीमा मान लेंगे, एक तरफ रणजीत सिंह रहेंगे, एक तरफ अंग्रेज रहेंगे, तथा लुधियाना में अंग्रेजों ने अपनी एक सेना रख दी। रणजीत सिंह ने कांगड़ा को कब जीता? 1809। अफगान अमीर शाह सुजा से कोहिनूर हीरा और कश्मीर कब छीना था रणजीत सिंह ने? 1813। मुल्तान को कब जीता? 1818। विक्टर जाखमा ने किसकी तुलना नेपोलियन से की थी? रणजीत सिंह। पंजाब का अंतिम राजा? दिलीप सिंह। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। संगत अर्थात धर्मशाला तथा पंगत अर्थात लंगर, ठीक है, इन दोनों की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। इसने क्या किया, एक संस्था का काम किया जहां पर गुरु नानक के अनुयायी प्रतिदिन मिला करते थे। सिखों के बीच में लवन क्या होता था? लवन तो ये हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति थी, एकदम हिंदू धर्म से एकदम अलग, जिसे गुरु अमरदास ने शुरू किया था। गुरु का पद पैतृक किसके समय में हुआ था? अर्जुन देव के समय। गुरु नानक की प्रेरणा, प्रार्थना व गीतों का संकलन किस ग्रंथ में है? आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है क्या? कबीर, नामदेव और संत रैदास की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। वह गुरु जो 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की भी अपनी व्यवस्था किए हुए थे। गुरु हरगोविंद। दारा शिकोह को किस गुरु ने आशीर्वाद दिया था? गुरु हर राय। किसने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था? गुरु हरकिशन। सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के बीच में 5 ककार क्या होते थे? केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखते हैं। निवास इनका कहाँ पे था? आनंदपुर साहिब। और कर्मस्थली पओता। गुरु गोविंद सिंह के किन 2 पुत्रों को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था? फतेह सिंह, जोरावर सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किस दिन हुई थी? बैसाखी के दिन। पाहुल प्रणाली किसने शुरू की थी? गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या
कब हुई थी? 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान द्वारा मारे गए थे। बंदा बहादुर की राजधानी क्या थी? लोहगढ़। किस स्थान को कत्लगढ़ी कहा जाता है? शहादरा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंदा बहादुर ने यहाँ पर हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। दल खालसा का नेतृत्व करता कौन था? जस्सा सिंह आहलूवालिया। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। कौन कौन से वो 4 सूबे थे? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री? दीनानाथ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। अच्छा, ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके अंतर्गत एक और युद्ध हुआ था, चिलियावाला का युद्ध। किसके किसके बीच? शेर सिंह और गफ के बीच। लाहौर की संधि मार्च 1846। भैरोवाल की संधि दिसंबर 1946। और इसी संधि में क्या शर्त रखी गई थी भैरोवाल की संधि में? कि दिलीप सिंह का संरक्षण अब अंग्रेज करेंगे। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किस राज्य से मिला था? पंजाब से। मीरी, मीरी का मतलब क्या था? सांसारिक। और पीरी का मतलब आध्यात्मिक। ये दोनों व्यवस्थाएं किससे संबंधित थी? कौन से गुरु से? गुरु हरगोविंद से। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ की सबसे पहले की रचनाएं कौन सी थी? वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं। और अंतिम रचनाएं कौन सी हैं आदि ग्रंथ की? गुरु तेग बहादुर की। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसने कहा था? रणजीत सिंह। किसने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया तथा रूस की यात्रा की और अंत में पेरिस में उसकी मौत हो गई? दिलीप सिंह। पंजाब पर शासन करने के लिए डलहौजी के द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय परिषद के बारे में देखते हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे? हेनरी लॉरेंस। और सदस्य कौन कौन थे? जॉन लॉरेंस और ग्रैनविले। रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। अगला है अवध राज्य। तो किस राज्य को बफर स्टेट तथा धायमा कहा जाता है? अवध को। स्वतंत्र अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। और सादत खां की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। न्याय व्यवस्था में सुधार की वजह से महाराजा नवाब किसे कहा जाता था? सफदरजंग को। प्लासी, बक्सर और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। अवध की राजधानी लखनऊ किसने बनाई थी? आसफउद्दौला। इसके समय में बनारस की संधि हुई थी जिसके तहत बेगमों की संपत्ति हड़प ली गई थी। लखनऊ में बिना स्तंभों का इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? आसफउद्दौला। सहायक संधि के समय अवध का नवाब सादत खां द्वितीय। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बादशाह की उपाधि किसको दी थी? गाजीउद्दीन हैदर अली खां। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। महक परी किसे कहा जाता है? बेगम हजरत महल को। वाजिद अली शाह की पत्नी थी जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी उनके बारे में देखते हैं। पहली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त या इस्तोमरारी बंदोबस्त कब लागू हुई थी? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर और जेम्स ग्रांट के सहयोग से इसे 10 वर्षों के लिए लागू किया था। इसमें राजस्व का निर्धारण कैसे होता था? 10/11 भाग सरकार रखती थी और 1/11 भाग जमींदार रखते थे। स्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता था? सूर्यास्त कानून। स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र क्या क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक। इन क्षेत्रों समेत कुल कितने % भूमि पे लागू थी? 19%। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका क्षेत्र क्या था? बम्बई, मद्रास, असम, कुर्ग, पूर्वी बंगाल। और इन क्षेत्रों समेत कुल कितने % भूमि पे लागू थी? 51%। तमिलनाडु के 12 महल में
ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है कब और किसने लागू की थी? 1792, कर्नल रीड। फिर मद्रास में कब लागू हुई? 1820। बम्बई में कब लागू हुई? 1825। दक्कन और अन्य क्षेत्रों में कब लागू हुई? 1858। महालवाड़ी व्यवस्था, इसके जन्मदाता कौन थे? हाल्ट मैकेंजी। और इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब सहित कुल कितने परसेंट भूमि पे थी? 30%। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। इंपीरियल प्रेफरेंस ये क्या था? ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष छूट। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत पर कौन विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 किसने स्थापित की थी? दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1839। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, उदारवादी दल से थे। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? आर्थर कॉटन। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।